जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। एसएससी एमटीएस हवलदार जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जीके का एक मॉक टेस्ट लेके आया हूं। 25 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जीके के, तो उनका चलिए अभ्यास करते हैं इस मॉक टेस्ट के साथ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया? प्रतिवर्ष सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ पर आयोजित किया जाता है? दोस्तों प्रतिवर्ष जो अजलान शाह कप है ये कहाँ पे होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, मलेशिया में प्रतिवर्ष अजलान शाह कप आयोजित किया जाता है। और ये जो कप होता है वो हॉकी के लिए होता है। हॉकी जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, इसके लिए होता है आपका सुल्तान अजलान शाह कप। मलेशिया में होता है, आप याद रखें। दोस्तों एक कप आपसे और एग्जाम में पूछा जाता है, आगा खां कप। आगा खां कप ये किस खेल से संबंधित है? तो आप ये भी याद रखिएगा, ये भी हॉकी के लिए होता है। एक अजलान शाह कप और एक आगा खां कप हॉकी के लिए है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मलेशिया की मुद्रा क्या है? दोस्तों राजधानी आपको पता है इसकी कुआलालंपुर है, लेकिन इसकी मुद्रा बहुत आती है एग्जाम में, रिंगित। मलेशिया की मुद्रा रिंगित है और यहाँ की संसद को कहा जाता है दीवान निगारा। मलेशिया की संसद को दीवान निगारा कहा जाता है। आप याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। मलेशिया की संसद का नाम दीवान निगारा है और मलेशिया की मुद्रा को रिंगित कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अच्छा यहाँ पे लिखा गया जर्मनी। दोस्तों जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। बर्लिन और जर्मनी की संसद को बुंडसटैग कहा जाता है। इसकी मुद्रा क्या यूरो है। इसकी संसद बहुत आती है आपके एग्जाम में, तो बुंडसटैग। बुंडसटैग किस देश की संसद का नाम है? दोस्तों जर्मनी की संसद का नाम है बुंडसटैग। क्लियर है दोस्तों? अच्छा यहाँ पे लिखा गया दोस्तों आपका दक्षिण कोरिया। यहाँ से इसकी मुद्रा बहुत आती है एग्जाम में, तो पहले तो इसकी राजधानी लिख लेना, सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और इसकी मुद्रा है बॉन। बॉन ये बहुत आता है, बॉन मुद्रा याद रखना। बॉन किस देश की मुद्रा है? तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा बॉन है। ठीक है, बाकी आप भारत के बारे में हम जानते हैं, तो इसका सही जवाब होगा आपका सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया में होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, मतलब किस राज्य में, सॉरी। तो हीराकुंड बांध दोस्तों ये महानदी पर है। महानदी जो छत्तीसगढ़ से निकलती है और इस नदी पर बांध बना हुआ हीराकुंड बांध, ये उड़ीसा में है आपका ऑप्शन सी। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि उड़ीसा की स्थापना कब की गई? दोस्तों उड़ीसा की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1936 को। ये ऑलरेडी टीसीएस क्वेश्चन पूछ चुका है कि उड़ीसा की स्थापना कब की गई है। तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बना और उड़ीसा का दिवस उत्कल दिवस के रूप में होता है। उत्कल दिवस याद रखना, उड़ीसा का दूसरा नाम उत्कल भी है। ठीक है दोस्तों, मैं उड़ीसा के बारे में आपको 2-3 चीज़ें बता सकता हूँ। जैसे आपसे पूछा है, एमटीएस पूछ सकता है इस क्वेश्चन को कि उड़ीसा में ना एक मतलब पहाड़ी है और इनको बोलते हैं बादाम पहाड़ की खान। बादाम पहाड़ की खान ये किस राज्य में है? दोस्तों बादाम पहाड़ की जो खान है ये उड़ीसा में है। और यहाँ से क्या निकलता है? दोस्तों यहाँ से निकलता है हेमेटाइट। हेमेटाइट जो कि लोहे का एक अयस्क है। यहाँ से आपका क्या निकलेगा? आपका हेमेटाइट निकलता है बादाम पहाड़ की खानों से उड़ीसा में। और भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट आज के टाइम में उड़ीसा में होता है, ये भी आप याद रखें। और उड़ीसा में आपको ना 2 टाइगर रिजर्व याद रखने हैं, एक सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और एक सतकोसिया टाइगर रिजर्व। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है? दोस्तों सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है, आप याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, उड़ीसा में बाली यात्रा त्यौहार होता है, धानु यात्रा त्यौहार होता है, राजा परवा त्यौहार होता है, नुआखाई ज्वार होता है, नब कालेवारा होता है और रथ यात्रा होती है पुरी में भगवान जगन्नाथ के लिए, पौना संक्रांति मनाई जाती है। तो बहुत सारे त्यौहार हैं उड़ीसा के। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जो इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा का एक डांस बड़ा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, गोटीपुआ। दोस्तों ये टीसीएस ने कई बार पूछा है इसको, गोटीपुआ कहाँ का डांस है? तो गोटीपुआ आपका उड़ीसा का डांस है। और साथ साथ आपको याद रखना है गोटीपुआ के अतिरिक्त एक डांस और है इसका, घूमरा। तो उड़ीसा का ही डांस है घूमरा। तो आपसे पूछा गया था हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे आपका लिखा गया कर्नाटक। तो कर्नाटक में आप जान सकते हैं यक्षगान यहाँ का डांस है। खैर बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, मैं आपको कम ही कम बताता हूँ। रिंग बर्म, दोस्तों रिंग बर्म होता है दाद। दाद जो होता है वो किसके कारण बनता है? तो दोस्तों रिंग बर्म जो होता है किसके कारण फैलने वाला रोग है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, कवक। रिंग बर्म बीमारी कवक से होती है, आप याद रखना। दोस्तों क्वेश्चन आए कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी।
कवकों का अध्ययन क्या है? माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन है, आप याद रखिएगा। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, क्या कवक में क्लोरोप्लास्ट होता है? क्या क्लोरोफिल होता है? तो आप याद रखना दोस्तों, जो आपका कवक है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। आपने सांप की छतरी तो देखी होगी, सफ़ेद होती है ना, तो अगर वो सफ़ेद है तो उसमें क्लोरोफिल नहीं है। अगर क्लोरोफिल होता तो सांप की छतरी हरी होती, मतलब कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। दोस्तों मैं आपको दो चीज़ें बता दूं, कभी क्वेश्चन आए कि ऐसे कवक के नाम बताओ जो आप खा सकते हो, तो आप मशरूम जो होता है दोस्तों, ये खाने योग्य कवक होता है, आप इसको अपने भोजन में खा सकते हैं। साथ साथ एस्परजिलस एक कवक है जिसको आप अपने फूड में यूज कर सकते हो। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखना। मशरूम बहुत आता है एग्जाम में कि मशरूम किसका उदाहरण है? ये फंजाई का उदाहरण होता है, कवक का उदाहरण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका वायरस, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस है, और दुनिया का सबसे पहला वायरस था टोबैको मोज़ेक वायरस, जो तंबाकू की पत्तियों में खोजा गया था, आप याद रखना। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न, मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों मैंगीफेरा इंडिका जो नाम है यह है आपका आम का। ऑप्शन बी, आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है आपसे। क्या है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना लिखा गया आपका आंवला, अगर क्वेश्चन आए कि आंवले में कौन सा विटामिन होता है, तो दोस्तों आंवले में विटामिन सी होता है। ठीक है, आंवले में विटामिन सी होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों केकड़ों का फाइलम पूछा गया है कि केकड़े किस फाइलम का जीव है, तो दोस्तों आपको याद रखना है केकड़ा आर्थ्रोपोडा में आता है, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, जिसमें भी मतलब 4 जोड़ी टांगे होती हैं वो आर्थ्रोपोडा होता है, तो केकड़ा जो होता है वो आर्थ्रोपोडा में आता है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो केकड़ा होता है इसका जो कंकाल है, इसकी जो खोल है वो किसका बना होता है? दोस्तों केकड़े का कंकाल काइटिन का बना होता है, काइटिन का, याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूं निडेरिया लिखा गया है दोस्तों, निडेरिया जो वर्ग है इसका नाम सिलेंट्रेटा भी होता है, निडेरिया वर्ग का नाम सिलेंट्रेटा भी है। और कभी आप जेलीफिश का नाम सुनते होंगे, जेलीफिश, तो कभी क्वेश्चन आए कि जेलीफिश कौन से फाइलम का जीव है, दोस्तों जेलीफिश आपका निडेरिया में ही आता है। क्लियर दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपसे पूछा गया था केकड़ा ऑर्थोपोडा में आता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते शब्द जो लिया गया है ये कौन से उपनिषद से लिया गया? तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद। ठीक है, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। बाकी इसके एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। आपका आंसर आपका मुंडक उपनिषद, इसके ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। देखो मुंडक उपनिषद लिखा गया है आपका, तो सत्यमेव जयते का मतलब है सत्य की ही जीत होती है, आप याद रखना। अच्छा दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए कि उपनिषदों की संख्या कितनी स्वीकृत की गई है? 108। सनातन परंपरा में 108 उपनिषद माने गए। संख्या ही पूछ लेता है कभी एग्जाम में, तो आप याद रखना। 4 वेद हैं, वेदांग 6 हैं आपके, ये आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, समभारिक क्या होते हैं? दोस्तों समभारिक ये हमें बताना है। समभारिक कहने का मतलब है समान भार जिसका होगा, है ना, इतना आसान तो नहीं है फिर। दोस्तों समभारिक का मतलब है कि देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कैल्शियम है आपका C40, BCA40 है आपका, और 19 पोटेशियम होता है आपका 40, 18 आर्गन 40। कोई भी ऐसा तत्व जिसकी ये द्रव्यमान संख्या समान हो, जिसकी ये द्रव्यमान संख्या समान हो, ठीक है, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे समभारिक। परमाणु क्रमांक अलग अलग हो सकते हैं, कैल्शियम का 20, पोटेशियम का 19, आर्गन का 18 है। परमाणु क्रमांक भिन्न हो और द्रव्यमान संख्या समान हो, उनको बोलेंगे आप समभारिक। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा दोस्तों? भिन्न भिन्न परमाणु भार, देखो भिन्न भार लिखा गया है और परमाणु संख्याएं, ठीक है, विभिन्न भार एवं परमाणु संख्याएं। अच्छा ये तो ऑप्शन फिर गलत हो जाए, 7 का पूछा गया ना आपसे, तो 7 का होगा आपका ए होगा। मैं आपको बता दूं, समान भार और किंतु परमाणु संख्याएं भिन्न होती हैं, तो आपका ऑप्शन है। ठीक है, ये आपको बताया है, समभारिक जो होते हैं ये आप याद रखना। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा आपसे पूछेगा आइसोटॉप क्या होते हैं? आइसोटॉप क्या होते हैं? समस्थानिक जिसको कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसे 1H1, 1H2, 1H3, सारे हाइड्रोजन का समस्थानिक है, मतलब ऐसा तत्व जिसकी ये द्रव्यमान परमाणु संख्या समान हो, तीनों की परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। तो ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है या जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है उनको बोलते हैं आइसोटॉप या समस्थानिक। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
बृहदेश्वर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बृहदेश्वर का मंदिर यह हमें बताना है कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा आपका तंजावुर में। तमिलनाडु में बृहदेश्वर का मंदिर स्थित है। आप याद रखना, कभी आपके एग्जाम में पूछा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपसे पूछे कि तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है ये कौन से राजवंश ने बनवाया था, तो ये आपके चोल वंश के राजाओं ने बनवाया था। आप याद रखना, चोल वंश के राजाओं द्वारा ये बनवाया गया है मंदिर। क्लियर दोस्तों, और ये भगवान शिव को समर्पित है, ये भी आप याद रखना, शिव को समर्पित है। तमिलनाडु की बात हो रही है, बृहदेश्वर मंदिर। क्लियर। और दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट पत्थर में बना है। बृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट पत्थर का बना है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? दोस्तों मैथिली भाषा ये बिहारी भाषा की एक, मतलब बिहारी के अंतर्गत ये एक भाषा है आपकी, तो बिहार की भाषा है। मैथिली भाषा बिहार में जो मधुबनी वाला क्षेत्र है, समस्तीपुर है, जैसे आपका सहरसा वाला क्षेत्र है, सुपौल, अररिया है, पूर्णिया है, तो उनमें मेनली बोली जाती है, ये भी आप याद रखना। और दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि मैथिल कोकिल किसे कहा गया है? क्या कोई कवि है? हाँ, विद्यापति जो कवि हुए हैं इनको मैथिली भाषा का कोकिल कहा जाता है। याद रखना, मैथिल कोकिल की उपाधि किसे मिली? विद्यापति को मिली है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों बिहार की बात हो रही है तो मैं बिहार का, अगर आपसे पूछे, मैं आपको 2 डांस बता देता हूँ। जैसे आपसे पूछे जटा जटिन, ये बहुत आता है आपके एग्जाम में, टीसीएस काफ़ी पूछती है। जटा जटिन और विदेशिया किस राज्य के डांस हैं? तो जटा जटिन और विदेशिया ये बिहार के डांस हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो बिहार है यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व भी है, और उस टाइगर रिजर्व का नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? तो बिहार में है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार। क्लियर दोस्तों। और बिहार जो है दोस्तों इसको बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया असम, असम की भाषा पूछेगा बोडो, असम की भाषा बोडो, ये बहुत आती है कि बोडो भाषा कहाँ बोली जाती है, तो असम में बोली जाती है। चलिए आपके लिए कमेंट के लिए क्वेश्चन है, भारत के ऐसे 2 राज्यों के नाम बताइए जिनकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। भारत में अंग्रेजी जो भाषा है वो 2 राज्यों की है, 2 राज्यों के नाम बताने, कौन कौन से राज्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? उसेन बोल्ट दोस्तों जमैका के महान धावक हैं उसेन बोल्ट, और इनका संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों सही जवाब होगा एथलेटिक्स, ऑप्शन सी। उसेन बोल्ट एथलेटिक्स करते हैं, आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, 100 मीटर जो फर्राटा दौड़ होती है उसके महान धावक माने जाते हैं। 2017 में इन्होंने संन्यास ले लिया है, ये भी आप याद रखना। अच्छा, देश पूछता है इनका काफ़ी एग्जाम में, जमैका के हैं, जमैका ये कैरिबियाई देश है आपका, याद रखना इसके बारे में। ठीक दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका जिम्नास्टिक, अगर क्वेश्चन आए कि जिम्नास्टिक की टीम जो प्रतियोगिता होती है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो जिम्नास्टिक की टीम प्रतियोगिता में 7 खिलाड़ी होते हैं, मतलब एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं जिम्नास्टिक में, याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है, 29 अगस्त को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा नियम कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? मतलब है दोस्तों कहने का कि बुरी करेंसी अच्छी करेंसी के आने से बाहर हो जाती है। मतलब जैसे आपके पास फटे पुराने नोट्स हैं तो आप उनको चला देंगे, तो ये ग्रेसम का नियम होता है, क्योंकि जब नई करेंसी आ जाएगी तो आपके पास जो पुराने नोट होते हैं आप उसको निकाल देते हैं, या जो ज़्यादा गंदे से नोट होते हैं आप उनको रखना पसंद करते हैं, नहीं रखना पसंद करते। तो ये ग्रेसम का नियम था। ग्रेसम ने बताया था कि घटिया मुद्रा जो होती है वो नई मुद्रा के आने से अपने आप ही मार्केट से बाहर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ग्रेसम का नियम है, याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। CFC के उत्पादन को घटाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है जो, अच्छा कौन सा प्रोटोकॉल हमें बताना है दोस्तों। CFC का मतलब क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कौन सा प्रोटोकॉल है जो बात करता है कि आपको CFC का उत्पादन कम करना है? तो दोस्तों वो है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में CFC के उत्पादन को कम करने की बात की गई है, आप याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी आए तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था दोस्तों? ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था आपका ये 1987 में हुआ था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपका CFC के लिए है। अच्छा, CFC का मतलब क्या है दोस्तों? CFC का मतलब है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ये मेनली डैमेज करता है किसको? ओजोन लेयर को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन परत को डैमेज कर देता है, इसको पतला कर देता है। अब जब ये ओजोन परत पतली हो गई ना तो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं वो सीधे धरती पर आएंगी, और इससे हमारी आंखों का कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, और भी कई सारे प्रकार की बीमारी हमें हो सकती हैं। तो ओजोन परत हमारी प्रोटेक्शन करती है किससे?
यूवी रेस से, लेकिन ओजोन परत को डिप्लीट कौन करता है? सीएफसी इसको डिप्लीट कर देता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 13, क्वेश्चन संख्या 13 क्या कहा गया? मैलेकाइट किसका एस्क है? दोस्तों मैलेकाइट जो एस्क होता है वो कॉपर का होता है। ऑप्शन डी, मैलेकाइट कॉपर का एस्क है। एक और याद रखना, कॉपर का क्यूपराइट, क्यूपराइट, क्यूपराइट और मैलेकाइट दोनों किसके एस्क हैं? तो कॉपर के एस्क हैं। इंपॉर्टेंट है, कॉपर को तांबा भी बोलते हैं। ठीक है, इसका संकेत होता है Cu। 29 नंबर पे होता है आवर्त सारणी में ये। अगर आपसे पूछे कि मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई वस्तु मतलब धातु कौन सी थी, तो मानव ने जिस धातु का उपयोग सबसे पहले किया है वो कॉपर है। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कॉपर है। और कॉपर की खोज किस युग में हुई थी? तो वो हुई थी आपको चारकोलिथिक युग में। चारकोलिथिक युग में कॉपर की खोज की गई है। चारकोलिथिक युग, चारकोलिथिक, ठीक है, चारकोलिथिक युग में कॉपर की खोज की गई थी। ये भी आप याद रखना। ये क्वेश्चन आपका यूपी SSC पैट के एग्जाम में पूछा गया था आपसे। तो चारकोलिथिक युग किससे जुड़ा है आपका? यहाँ पे दोस्तों ले है, ये आपका रह नहीं है, ले है। चारकोलिथिक युग में कॉपर की खोज की गई है। क्लियर। तो मैलेकाइट किसका ऐसा? कॉपर का ऐसा है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है लेड। लेड का संकेत बहुत आता है एग्जाम में, पीबी। लेड का संकेत पीबी और लेड का एस्क होता है गैलेना। लेड का अयस्क होता है गैलेना, याद रखना। सबसे स्थायी तत्व लेड। मर्क्यूरी लिखा गया, मरकरी, मर्क्यूरी मतलब Hg, पारा, और पारे का अयस्क होता है सिनेबार। पारे का अयस्क है सिनेबार, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं। पुणे कभी कभी राजधानी के रूप में जाना जाता है, मतलब पुणे किसकी राजधानी था? दोस्तों पुणे जो था ये आपका पेशवाओं की राजधानी होता था। ऑप्शन डी, पेशवाओं की राजधानी था पुणे, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, कभी क्वेश्चन आए ना कि दक्कन की रानी किस शहर को कहा जाता है? दक्कन का पठार तो सुने होंगे आप। तो दक्कन की रानी किसे कहा गया है? दोस्तों दक्कन की रानी पुणे को कहा जाता है। ठीक है, दक्कन की रानी किसे कहा गया? तो पुणे को दक्कन की रानी कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है? दोस्तों विश्व में जो टोटल कंट्री है, हाउ मेनी कंट्री इन द वर्ल्ड? योर आंसर विल बी 195। कितने? 195। तो विश्व में कुल देशों की संख्या 195 है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो यूएनओ के द्वारा मान्यता प्राप्त देश हैं, अगर आप यूएनओ की लिस्ट चेक करेंगे तो इसमें देशों की संख्या 193 है। यूएनओ ने जिन देशों को मान्यता दी है वो 193 है, और वैसे आपके 195 है। हालांकि और भी देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में, कुछ छोटे छोटे ऐसे मतलब देश है जिनको मान्यता मिली नहीं है, लेकिन वो देश मानते हैं अपने आप को। लेकिन आपको 195 लगाना, ठीक है। अगर यूएनओ के अनुसार पूछेगा तो 193, 193। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पृथ्वी के बारे में कौन सी बात गलत है? अच्छा, गलत बात भी है पृथ्वी के बारे में, हम अभी पता चला। चलिए देखते हैं, पृथ्वी के बारे में कौन सा कथन गलत है, कौन सी बात गलत है ये हमें बताना है। तो दोस्तों चलिए कथन पढ़ते हैं फिर। कथन क्या है? पृथ्वी सबसे घना ग्रह है। अच्छा, घना ग्रह है, सही है। घना इसलिए क्योंकि पार्थिव है, इसकी सतह धरातल पे है। यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी सही है आपका। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। ओहो हो, ये गलत बात कह दी आपने। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, गंदी बात। पृथ्वी को लाल ग्रह नहीं बोलते, इसको बोलते हैं नीला ग्रह। क्या बोलते हैं दोस्तों? नीला ग्रह। ये तो आपको पता है, और ये आलिया भट्ट को भी पता है कि पृथ्वी को क्या बोलते हैं? नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है। और ये सूर्य से तीसरा ग्रह है, ये भी सही है। सूर्य से तीसरा ग्रह है। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, फिर मंगल, फिर जुपिटर, इस तरह से आता है। तो इसमें गलत कथन बस एक ही था आपका कि पृथ्वी को लाल ग्रह कहा जाता है। बाकी सारे कथन आपके सही है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन आए कि पृथ्वी दिवस कब होता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या समझे दोस्तों? 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। और पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, ये भी आप याद रखना। ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि पृथ्वी, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो ये पृथ्वी आपका, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, दोस्तों पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। और ध्रुवीय व्यास कितना दोस्तों? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714, 12,714 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास भूमध्य व्यास से कितना ज़्यादा है, तो 42 किलोमीटर ज़्यादा है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या होगी आपकी 17। क्वेश्चन संख्या 17 क्या कहा गया है दोस्तों? निम्नलिखित में से वह कौन सा नेता है जिसे रंग विरोधी कार्यकर्ता को दक्षिण अफ्रीका में 1962 में 27 वर्षों के लिए जेल में बंद रखा गया था? दोस्तों एक ऐसा क्रांतिकारी मतलब ऐसा नेता जिसने रंग भेद नीति का विरोध किया, काले गोरे की जो नीति चलती थी अफ्रीका में उसका विरोध किया, और उनको 27 सालों तक जेल में रखा गया। दोस्तों वो नेता थे अफ्रीका के गांधी कहे जाने वाले नेल्सन मंडेला। मंडेला जी को रंग भेद नीति के चलते 18 मतलब
27 साल तक जेल में रखा गया था, ये आप याद रखना। और एक एक क्वेश्चन और पूछा टीसीएस ने कि मंडेला को जो जेल में रखा गया था वो कौन से द्वीप पर थी, दोस्तों रॉबेन द्वीप, ये आप याद रखना दोस्तों। रॉबेन द्वीप पर जेल थी जिसमें इनको 27 साल तक कैदी बनाकर रखा गया था। आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। 1994 से 1999 तक ये राष्ट्रपति भी रहे थे, ये भी आप याद रखना। दोस्तों क्या आपको पता है कि मंडेला की कोई आत्मकथा भी है, इसका नाम क्या है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा का नाम है दोस्तों? ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो आत्मकथा है ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। और आपको याद रखना है 12 जुलाई को मंडेला दिवस भी होता है, 12 जुलाई को मंडेला दिवस भी मनाया जाता है, आप याद रखना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा बहुत आती है एग्जाम में, रैंड। कभी आपसे पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, रैंड। बाकी इसकी 3 राजधानी है, जैसे प्रिटोरिया है, ब्लूमफॉन्टेन है, केप टाउन है, तो 3 राजधानी है, लेकिन आप मुद्रा याद रखिएगा, क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है आपका ए कैपेरिजन बिटवीन वीमेन एंड मैन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? कैपेरिजन बिटवीन वीमेन एंड मैन ये पुस्तक जो लिखी है ये लिखी है ताराबाई शिंदे ने, ताराबाई शिंदे, ऑप्शन ए, ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा गया, ऑप्शन डी में ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले से क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फूले से क्वेश्चन बहुत आएगा आपके एग्जाम में, और वो क्वेश्चन आपका कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना जो की गई है वो ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई है 1873 ईस्वी में, ठीक है। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। और ज्योतिबा फूले की किताब बहुत आती है एग्जाम में, गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फूले ने लिखी है, और ये मराठी भाषा में लिखी गई है, ठीक है, ध्यान रखना, मराठी भाषा में है गुलामगिरी पुस्तक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मैन पुस्तक ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन ए। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये दोस्तों तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ जाती है, ऑप्शन इसका बनेगा आपको बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ती है। अच्छा पूछा जाए कि हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 330 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड ये ध्वनि की गति होती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि मानव के कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है, ये भी आप याद रखना। और जो श्रव्य तरंगें होती हैं, जो ऑडिबल साउंड होता है, ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है दोस्तों? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज ये ऑडिबल साउंड होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अंतरिक्ष में क्या 2 व्यक्ति आपस में बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रीजन है अंतरिक्ष में निर्वात है, और निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है, याद रखना, ध्वनि की चाल निर्वात में शून्य होती है, क्लियर। तो ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋण आयन होगा दोस्तों? कौन सा एक ऋण आयन होगा ये हमें बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखो, यदि उसमें प्रोटॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वह ऋणायन होगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, आपको पता है कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन माइनस के होते हैं, ऋणायन होते हैं, तो ऋणायन होगा आपका। अगर क्वेश्चन आए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने, जे टॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई है, आप याद रखना इसके बारे में। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन के गुण के बारे में रदरफोर्ड ने बताया, हालांकि गोल्डस्टीन भी माना जाता है इसका आंसर, तो ये आप याद रखना। यदि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ऋणायन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, धातुएं विद्युत का वहन करती हैं क्यों? मतलब कहने का दोस्तों, जो धातुएं होती है ना उसमें आप करंट फ्लो करा सकते हैं, विद्युत का फ्लो करा सकते हैं, क्यों? क्योंकि धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन सी। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति की उम्र को कम से कम कितना होना चाहिए? मतलब अगर आप एक राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, ये आप याद रखना, ठीक है। अगर पूछे कि लोकसभा का सदस्य बनने की आयु, तो लोकसभा का सदस्य बनने की आयु 25 वर्ष है। और ग्राम पंचायत का सदस्य बनने का आयु कितनी है दोस्तों? ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए आयु है आपकी 21 वर्ष, क्या समझे? 21 वर्ष। वोट डालने की एज कितनी है भारत में? 18 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, ये भी आप याद रखना। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष, याद रखना इसके बारे में। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। साथ साथ एक चीज़ ध्यान रखना, अगर भारत का पीएम बनना तो 25 साल एज होनी चाहिए, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु चाहिए? बिल्कुल भी
बात मेंशन नहीं की गई है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कोई भी न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं है, लेकिन अधिकतम आयु ये है कि 65 साल तक सुप्रीम कोर्ट का जज अपनी सेवा दे सकता है। क्लियर। तो राज्यसभा का सदस्य पूछा गया था आपसे 30 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां इनकी संख्या 12, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तो 8 थी, बाद में कितनी जुड़ गई आपकी? 4। तो वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां, आप याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है। एक 9वीं अनुसूची जोड़ी, फिर 10वीं, फिर 11वीं, फिर 12वीं। 9वीं अनुसूची जब हमने पहला संविधान संशोधन किया था, 10वीं अनुसूची दल बदल के लिए आई थी आपकी, 11वीं अनुसूची आपकी पंचायती राज के लिए और 12वीं अनुसूची नगर निगम के लिए लाई गई थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आए कि भारतीय संविधान में भारतीय संविधान दिवस कब होता है? 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को, ऑप्शन डी। ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 जून 1894 को 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी बनी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लॉजेन में। लॉजेन में मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का, और इसीलिए 23 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, कभी क्वेश्चन आए कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने साल के अंतराल पे होता है? 4 साल के अंतराल पर ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं, याद रखना। और 2024 के ओलंपिक कहाँ होंगे? आपके पेरिस में। 2024 के ओलंपिक पेरिस में होंगे। पेरिस जिसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, 23 जून। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, 12 ईयर्स ए स्लेव नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों 12 ईयर्स ए स्लेव पुस्तक जो लिखी है दोस्तों, ये लिखी है सोलोमन पार्थ ने। सोलोमन पार्थ नॉर्थअप, सोलोमन नॉर्थअप के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे ना एक चीज़ लिखा गया आपका मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई दोस्तों ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी पीएम बने थे, जनता पार्टी के थे। भारत के पहले गैर कांग्रेसी पीएम जो बने थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है आपके एग्जाम में। कौन सी पार्टी है इनकी? जनता पार्टी। जनता पार्टी। और मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके उसको लीगल राइट बना दिया था। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। तो ये किताब पूछी गई थी आपसे 12 ईयर्स ए स्लेव, सोलोमन नॉर्थअप के द्वारा ये लिखी गई है, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप ये सेशन मज़ेदार लगा होगा आपको। और मेरी कोशिश यही थी कि मैं कम से कम चीज़ें, मतलब कम से कम समय में ज़्यादा चीज़ें बताऊं। तो लगभग क्लास 28 मिनट की हो चुकी है आपकी, लगभग 28 मिनट। तो मिलता हूं आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें दोस्तों और अपने अध्ययन को पर्याप्त समय दें। मिलता हूं आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।